औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, this is Said Nawaz, your chemistry teacher. If you remember, in previous lecture we have studied about the chemical formula, and then we studied the types of chemical formula, which is empirical formula and molecular formula. Clear? Empirical formula shows the simplest ratio of the atoms in a molecule of a compound. Clear? While molecular formula shows the actual number of atoms of the different elements present in one molecule of that compound. Clear हो गया? ये तो थे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूला यूनिट। बुक वाले ने इसको थर्ड केमिकल फार्मूले का दर्जा दिया हुआ है। तो फार्मूला यूनिट बेसिकली आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। और इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? फार्मूला यूनिट कैन बी डिफाइंड एज the smallest repeating unit. Clear? The smallest repeating unit of an ionic compound showing the simple ratio between the ions. Clear हो गया? इससे पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना वो सिंपलेस्ट रेशो शो करता है एटम्स का। क्लियर? सिंपलेस्ट रेशो शो करता है एटम्स का। क्लियर हो गया है? और ये क्या करता है? फार्मूला यूनिट जो है ना ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड का होता है और जो सिंपल रेशो शो करता है बिटवीन द आयंस। आयंस तो जानते हो ना, एनी चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड आयंस। बेटा एक एटम होता है, एटम जो है ना वो न्यूट्रल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस न्यूट्रल नहीं होता, उस पर चार्ज होता है। आयंस पर या पॉजिटिव चार्ज होता है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तब आ जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो जाए। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो बेटा उसको हम कहते हैं आयन। अब तो समझ आया होगा ना? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लेते हैं, बेटा ये जो है ना क्रिस्टल लेटस है ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप साल्ट कहते हो, कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट। ठीक है, ये उसका एक क्रिस्टल लेटस है। इसमें सोडियम और क्लोरीन के एटम्स कैसे अटैच होते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये जो छोटा एटम है ये क्लोरीन का है। ठीक है, ये जो छोटा एटम है ये सोडियम का है और ये जो लार्ज एटम है ये है हमारे पास क्लोरीन का। क्लियर हो गया? दिस इज़ क्लोरीन एंड दिस इज़ Na सोडियम। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड के ज़रिए। इस तरह ये सोडियम जो है ना ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज ये इसको अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ये सोडियम है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह ये सारे के सारे सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स हैं ना आपस में कनेक्टेड है, अटैच है, बॉन्डेड है क्रिस्टल लेटिस में। ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें देखिए ये क्लोरीन ये सोडियम ये एक दफ़ा रिपीट हो गया है, फिर ये क्लोरीन ये सोडियम ये क्लोरीन दो दफ़ा रिपीट हो गए हैं। अब ये देखो ये क्लोरीन और ये सोडियम तीसरी दफ़ा रिपीट हो गई है। ये देखो ये क्लोरीन और ये सोडियम चौथी दफ़ा रिपीट हो गई है। इसी तरह ये बार बार रिपीट होती है। तो इस यूनिट को, वो यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही हो, उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। और ये फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं और किसी कंपाउंड में या कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं पाए जाते। क्लियर हो गए? फार्मूला यूनिट इज जस्ट लाइक एम्पिरिकल फार्मूला। जिस तरह एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल रेशो बिटवीन द एटम्स शो करता है ना, इसी तरह फार्मूला यूनिट सिंपल रेशो बिटवीन द आयंस शो करता है। क्लियर हो गए? Now comes towards the molecular mass. What is molecular mass? This is our new topic for today. Molecular mass is the sum of the relative atomic masses of all the atoms present in the molecule. क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप molecular mass मालूम करते हो ना तो इसके लिए आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस के बारे में आपको पता हो। जब आप वो पता लगाएंगे तो फिर आप जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस आपस में जमा करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। नाम से पता चलता है, यानी एक मॉलिक्यूल का वज़न। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का वज़न। सो मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया है?
जस्ट फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन, बेटा ईथेन हमारे पास एक गैस है, ठीक है, जिस तरह नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस में भी थोड़ा बहुत अमाउंट इसका पाया जाता है। ये एक गैस है, जलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं ईथेन गैस को। इसका केमिकल फार्मूला है बेटा C2H6, ये आप देख रहे हैं C2H6, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन गैस C2H6। अब अगर आपको इसके मासेस के बारे में पता हो, कार्बन तो आप जानते हो ना, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, सही है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 AMU, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इसमें मौजूद है और दोनों का एटॉमिक मासेस भी आपको पता चल गया है। अब इसको कैसे हल करेंगे, आइए इसको डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन यानी C2H6 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, और ब्रैकेट के बाहर आपने 2 लगाना है। क्यों? क्योंकि इधर कार्बन के साथ 2 लगा हुआ है, नज़र आ रहा है ना। फिर दूसरा एलिमेंट शुरू होता है तो बीच में प्लस लगा होगा, क्लियर। फिर क्या करोगे, ब्रैकेट में आप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, ब्रैकेट के बाहर छोटा सा 6 लगाएंगे क्योंकि ये इधर 6 मौजूद है, मतलब हाइड्रोजन के 6 एटम्स है, क्लियर। यहाँ पर कार्बन के 2 एटम्स है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट के बाहर 6, यहाँ तक क्लियर है। अब पुटिंग द वैल्यूज़, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारे पास है 12, जो पीछे मैंने डिस्कस किया, प्लस दूसरा एलिमेंट शुरू होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, पीछे मैंने डिस्कस किए पीछे, और ब्रैकेट में 6, तो ये फार्मूले के साथ आ गया है, क्लियर हो गया है। 12 2 = 24 प्लस अपनी जगह पे 6 1 = 6, तो 24 + 6 30 AMU। व्हाट इज़ AMU? इट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी एक एटम, किसी भी एक मॉलिक्यूल के वज़न को अगर आप शो करोगे तो वो AMU के साथ शो करोगे। ये यूनिट है किसी एक एटम का वज़न का यूनिट या किसी एक मॉलिक्यूल के वज़न का यूनिट, क्लियर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। Now come towards the formula mass. What is formula mass? बेटा मॉलिक्यूलर मास याद रखे, हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, याद रहेगा ना। मॉलिक्यूलर मास हम मालूम करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, सही है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बेटा ये वो कंपाउंड होता है जिसमें एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, फार्मूला मास। अब फार्मूला मास क्या होता है बेटा? फार्मूला मास जो है ना, हम आयनिक कंपाउंड का जब वज़न मालूम करेंगे, मास मालूम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आयन्स। ठीक है, एटम्स को बिल्कुल क्रॉस कर लो। इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आयन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया? जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि फार्मूला यूनिट जो है ना वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, इसी तरह फार्मूला मास जो होता है ना ये भी आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। यानी आयनिक कंपाउंड का वज़न फार्मूला मास इसको कहते हैं। इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आयन्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो फार्मूला यूनिट होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता। अच्छा, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता, फार्मूला यूनिट होता है छोटा सा। फार्मूला यूनिट का अगर आप मास मालूम करोगे, यानी इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, आयन्स हैं, उनके मासेस को आप जमा करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा फार्मूला मास। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी डिड इन फॉर मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मास के लिए कैलकुलेशन किया हुआ था ना, इसी तरह बिल्कुल सेम जो है ना आपने फार्मूला मास का भी कैलकुलेशन करना होगा। किस तरह, आइए इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, बेटा ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है। अब इसका जब मास मालूम करोगे तो उसको कहते हैं फार्मूला मास। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के छोटे ज़रे को कहते हैं फार्मूला यूनिट। क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट का जब मास मालूम करोगे तो क्या कहता है? फार्मूला मास। क्लियर हो गया? कैसे मालूम होगा? फार्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। नज़र में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना?
एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है ना पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे पेज नंबर 67 पर फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है, उसका मास नंबर है 23 और ये 1 मैंने इसलिए लिया है कि सोडियम सिर्फ एक है तो इसलिए बाहर सिर्फ 1 लगा दिए। फिर मैं प्लस लिखूंगा क्योंकि दूसरा एलिमेंट शुरू होता है क्लोरीन। क्लियर? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या है 35.5, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 में पाया जाता है फ्लोरीन के नीचे। इसका मास आपको उसमें नज़र आएगा 35.5 और ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर मैंने 1 लिख लिया है ना, इट शोज़ दैट इट इज़ ओनली 1 इन द फार्मूला यूनिट। ये जो फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड, बेटा इसमें क्लोरीन सिर्फ एक है तो इसलिए मैंने बाहर भी 1 लगा दिया है। ठीक है, अब 23 1s are 23 प्लस अपनी जगह पे 35.5 1s are 35.5, अब दोनों को ऐड कर ले, आपके पास रिजल्ट आएगा 58.5 AMU। मतलब कि NaCl के अगर आप एक फार्मूला यूनिट लोगे ना तो एक फार्मूले यूनिट का वज़न 58.5 AMU आता है। क्लियर? So that was all about the formula mass. Now come towards the next topic and that is the chemical species. Chemical species क्या होते हैं, इसका definition ज़रा गौर से सुने। Chemical species are the atoms, molecules, ions etc. that take part in a chemical reaction। क्या मतलब बेटा, केमिकल स्पीशी वो केमिकल होते हैं, वो मटेरियल होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, यानी आयन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हो। सिंपल बात, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह के एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है और एक और भी चीज़ है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, क्लियर? फ्री रेडिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, फ्री रेडिकल्स, ये सारे के सारे केमिकल स्पीशी है। वाई दीज आर कॉल्ड केमिकल स्पीशीज? बिकॉज दे कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब आयन्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमें तो पता चल गया है कि आयन जो है ना ये केमिकल स्पीशी है, ये केमिकल रिएक्शन करता है। चलो इसको डिस्कस करते हैं कि ये आयन क्या होता है। गौर से सुने। द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन आयन। क्या मतलब बेटा, आयन वो पार्टिकल होता है, आयन वो केमिकल स्पीशी होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। किस वजह से हो सकता है? या तो वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा यानी गेन करेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा तो उसको हम कहेंगे, उस एटम को हम कहेंगे आयन। फिर वो एटम नहीं होगा। ये सिर्फ एटम के ऊपर नहीं होता, ये मॉलिक्यूल पर भी हो सकता है। एक मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा पूरे मॉलिक्यूल पर। अगर वो एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजाफी हो जाएंगे मॉलिक्यूल के पास। असल में जो मॉलिक्यूल होता है ना वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब बाहर से इजाफी इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद फिर बढ़ जाएगी। तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्लियर? ये मिसाल के तौर पर एक न्यूट्रल एटम है और उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, यानी यहाँ से फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिमूव हो चुका है तो ये बेटा केटायन कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इस एटम ने, इस न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इजाफी ले लिया है, तो इस इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको कहते हैं एनायन। चलो डिस्कस करते हैं इसकी डिफिनीशन को। केटायंस, केटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज एटम्स या ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, डिफिनीशन क्या होगा? द एटम और मॉलिक्यूल विच लॉसेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, अ नेट पॉजिटिव चार्ज इज अपीयर्ड ऑन दैट एटम और मॉलिक्यूल। जब एक एटम या एक मॉलिक्यूल क्या करे, अपने आखिरी शेल से
अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले, हटाएं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है तो न्यूट्रॉन तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है, इसके पास प्रोटॉन है 2 और इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? तो +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन उस पर माइनस चार्ज, 2 प्रोटॉन उसके ऊपर प्लस चार्ज, तो +2 -2 कैंसिल, रिजल्ट होगा 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया यानी एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में रहता है। अब देखिए प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो प्रोटॉन पर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो प्रोटॉन जब ज़्यादा होंगे तो प्रोटॉन का चार्ज आएगा ना इसके ऊपर, अब ये प्लस चार्ज होगा, ठीक है। क्यों? इधर देखिए ज़रा, ये +2 यानी 2 प्रोटॉन है और -1 एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो चुका है। अब रिजल्ट क्या होगा? +1। तो इसलिए इस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसको हम कहते हैं केटाइन। ये सिर्फ एटम्स के ऊपर नहीं, पूरे मॉलिक्यूल पर भी ये चार्ज आ सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले। ये देखिए, ये इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन। बेटा ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर जो होंगे एरो के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड पे जो है ना उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब रिएक्शन के बाद आपको हासिल होता है। क्लियर हो गया है? सोडियम एटम है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, आपने इसको हीट दे दिया है बहुत ज़्यादा। हीट देने से क्या करेगा? सोडियम अपना आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है सोडियम के एटम में, वो लॉस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया हुआ है, बीच में प्लस लगाया हुआ है, तो ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। इस तरह मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम को अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट दे दिया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। किस तरह रिमूव करेगा? जब मैंने हीट दे दिया, मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, तो अब देखिए जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो +2। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द केटाइंस। नाउ कम टुवर्ड्स द एनाइंस। व्हाट आर एनाइंस? द एटम व्हिच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। वो एटम जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एटम नहीं मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम या मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल क्या करे? इलेक्ट्रॉन को हासिल करे, ठीक है, और एक नेट चार्ज आ जाए उसके ऊपर। कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो बेटा उस एटम को या उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एनाइन। उस एटम को क्या कहेंगे? एनाइन कहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन का एक एटम है। क्या है? फ्लोरीन का एक एटम है। बेटा फ्लोरीन एटम न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। अब आपको नज़र आ रहा है नहीं, F जो है ना फ्लोरीन का सिंबल है। और जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक एटम है फ्लोरीन का, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से उसको इजाफी दे दिया है तो ये उसके साथ प्लस होके, इधर देखिए ये तो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट जो है ना फ्लोरीन चार्ज्ड पार्टिकल बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन बन जाएगा, यानी एनाइन बन जाएगा। फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ जाए फ्लोरीन के ऊपर तो उसको हम कहेंगे एनाइन। किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम कहते हैं एनाइन। इसी तरह ये देखो, ये दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इजाफी ले लिया है, इसके साथ कंबाइन हो गया है, तो प्रोडक्ट में आपको मिला है क्लोराइड आयन। उसको क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन। ये फ्लोरीन है, जब ये आयन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो उसको कहते हैं फ्लोराइड आयन। ये देखो इन्होंने क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसको कहते हैं क्लोराइड आयन। क्लियर? ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए इजाफी। इस पहले तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल एटम था ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है -2, तो इसको हम कहते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन है ना, सॉरी, OXIDE, ऑक्साइड आयन, OXIDE, ऑक्साइड आयन। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द केटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और ये लेसन समझ आया होगा। अब आपसे इजाज़त मांगता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।